संसद में मणिपुर मुद्दे पर हंगामा जारी है। मानसून सत्र की कार्रवाई का चौथा दिन है। हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। मणिपुर हिंसा पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। मणिपुर पीएम मोदी की मांग पर विपक्ष अड़ा है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार किया। संसद में जारी गतिरोध के बीच आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नए नाम इंडिया पर तंज कसा और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है, लेकिन सिर्फ इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है। उन्होंने कहा विपक्ष हताश और निराश है और उसके आचरण से पता चलता है कि उन्होंने लंबे समय तक विपक्ष में रहने का ही मन बना लिया है। ये सभी लोग जो विपक्ष अपनी हताशा निराशा दिखा रहा है, बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है। इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार के कामकाज को बाधा डाले। बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, देश के लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो उसको पास नहीं होने देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि चाहे अब जो भी हो, इनके हंगामे को इग्नोर करते हुए हमें अपने बिल पास कराने चाहिए। हम सब इसके समर्थन में हम चाहते हैं हमेशा। और दूसरी बात कि ये नाम रख लेने से I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। चूंकि ये मणिपुर पे इनको बात करनी नहीं है, राजस्थान पे बात करनी नहीं है, छुपाना है और हम देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते। नहीं, वो देश के लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्मरण कराया है। याद करें कि इस देश में देश को गुलाम करने वाले लोग जो देश में राज करने की मानसिकता से गंदे विचार से आए थे, उन्होंने भी इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापारी के रूप में वो देश में आए थे। इस कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी, वो देश की आजादी से पहले हो गई थी। और देश की आजादी से पहले कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन था? वो अंग्रेज था, भारतवासी नहीं था। उन्होंने भी इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा है। इंडियन का ही इस्तेमाल किया गया था। ये लोग ये समझ रहे हैं कि अब पहले जैसा भारत है। इस देश में देश को खंडित करने के लिए जो एक आतंकवादी संगठन पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन नाम से वो बना, ये भी सबको मालूम है। इसी देश के अंदर, इसी देश में अराजकता फैलाने वाली कंट्री पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इंडिया का उपयोग किया है। तो आज एक भ्रष्टाचारियों का समूह, एक जो सभी के सभी कहने के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भारत को कहीं ना कहीं और पीछे ले जाने के लिए एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत की इकोनॉमी 10वें स्थान पर हुआ करती थी 2014 से पहले। 10 साल के अंदर वो 5वें स्थान पर आ गई और आने वाले 24 मई के बाद भारत की जो अगले टेन्योर में इकोनॉमी हो, वो तीसरे नंबर की हो। इस संकल्प के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी सांसदों ने, सभी इस विचारधारा के एनडीए के लोगों ने आगे बढ़ना है। वो भी इस देश के भोले भाले जनता को, देश की ईमानदार जनता को, देश के बारे में सोचने, सही तरीके से सोचने वाली जनता को गुमराह करने के लिए ये इंडिया शब्द लाया गया है। इंडिया से जैसे इंडियन कांग्रेस का नाम उन्होंने रखा, सबसे पहले इंडियंस को भ्रमित करने के लिए इंडिया शब्द इंडियन लगाया। इसी तरीके से इनका भी इंडिया से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और मैं सारा देश इस बात, प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत होगा। मैं प्रधानमंत्री जी के इस कथन का पूरी तरीके से स्वागत करता हूँ। तो अंग्रेज यदि आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया, एओ हुम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को,
तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहां नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद है, चूंकि हम जिस राज्य से आते हैं नक्सलवादियों को सबसे ज्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम डाल दिया है। बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष के गठबंधन का इंडिया नाम रखने पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंडिया नाम का उल्लेख इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी है। बीजेपी सांसद ने कहा कि विपक्ष चाहे जितने मुखौटे पहन ले और पाखंड कर ले, लेकिन विपक्ष को कुछ हासिल होने वाला नहीं है और 2024 में प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार रिपीट होगी। बीजेपी सांसद रंजीता कोली इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कोहली जी, आज प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में विपक्ष पर हमला बोला है, जो अलायंस बना है इंडिया के नाम पर, उस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, क्या उदाहरण दिया है, बताएं। बिल्कुल साफ करा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिस तरीके से इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया, तो हम लोग कितने भी मुखौटे पहन लें, लेकिन उन मुखौटों पहनने से कोई हासिल नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज जो कहा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये मुखौटे पहनकर कितने भी नाम रख ले, लेकिन होना कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए, विपक्ष आज हम देखते हैं कि चर्चा करना नहीं चाहता, सदन में आकर के जो जिस तरीके से शोर शराबा कर रहा है, चर्चा वो इसलिए नहीं करना चाहता जो इन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया मुजाहिदीन, इसको लेकर के हम लोग अलग अलग नाम रखेंगे, लेकिन पूरा देश जानता है इस चीज को, ये पाखंड रचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए एक हम लोग ते भाव होना चाहिए, देश के प्रति एक संवेदना होना चाहिए, जिसलिए देश का जो बच्चा है वो आज मोदी जी के नाम पर, जो उनके विचारों पर, और आज जिस तरीके से देश देख रहा है कि इंडिया को और भारत को पूरे देश में नहीं विदेश में भी जाना जाता है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये लोग कितना भी पाखंड रच ले, होना जाना कुछ नहीं है। 2024 में हमारी सरकार आएगी निश्चित रूप से, क्योंकि पूरा देश और पूरी जनता इनके पाखंड को जान चुकी है। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली में विपक्ष का हल्ला बोल, संसद परिसर में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन। मणिपुर और संजय सिंह के निलंबन का विरोध, रात भर बारी बारी धरने पर बैठे विपक्षी सांसद। मणिपुर में जारी हिंसा पर चर्चा कराने को लेकर संसद के बाहर और भीतर सरकार और विपक्ष के बीच बहस जारी है। इसके चलते सभापति को लगातार तीसरे दिन भी संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने सोमवार को रात भर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। कहते हैं कि हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस होता, महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई गई उसके लिए जीरो टॉलरेंस होता। काश सरकार जो है जलते हुए मणिपुर को लेकर के अगर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती तो आज संसद भी चल रही होती और संसद में प्रधानमंत्री जी आकर के देश को आश्वस्त कर चुके होते कि नहीं, हम 80 दिन चुप रहे, उसके लिए देश से माफी मांगते हैं और आने वाले दिनों में मणिपुर में अब हिंसा नहीं होगी। बारामूला जिले के चेकता पार करीरी इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पुख्ता सूचना मिलने के बाद बारामूला पुलिस और 29 आरआर ने MBCP बस स्टॉप चेकता पार पर यह ऑपरेशन चलाया। पुलिस के बयान के मुताबिक नाका पार्टी देखकर 2 संदिग्ध लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 चेनी पिस्टल, 2 मैगजीन, 14 उपयोगी कारतूस, एक ID कार्ड और दूसरी सामग्री बरामद की गई। उनकी पहचान दायम मजीद खान निवासी चैक पंजगाम बांदीपुरा, अबीक तारिक खान निवासी विट्रीना पहलवानपुरा बांदीपुरा के रूप में हुई। शुरुआती जांच में दोनों ने कबूल किया कि वो आतंकी संगठन लश्कर के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक उनके बारामूला जिले में टारगेट किलिंग को अंजाम देने की योजना थी और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इस संबंध में करीरी थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई। जम्मू कश्मीर के सांबा में BSF ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मादक पदार्थ तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया।
और जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया। बीएसएफ के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि मारे गए घुसपैठी के पास से 4 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। जम्मू में प्रवक्ता ने कहा कि 24 जुलाई और 25 जुलाई के बीच रात को बीएसएफ के सतर्क जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया, जो रामगढ़ सीमा क्षेत्र के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी की कोशिश करता था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की शुरुआती जांच के दौरान घुसपैठियों के शव के पास संदिग्ध मादक पदार्थ के 1-1 किलोग्राम के 4 पैकेट मिले हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बहादुर जवानों ने लगभग 10:15 बजे पाकिस्तान से इंट्रूड करते हुए एक स्मगलर को धराशायी किया बॉर्डर पर। उससे हमें 4 kg 430 ग्राम नारकोटिक्स की रिकवरी हुई है। साथ ही साथ 330 रुपए पाकिस्तानी करेंसी भी मिला है। ये संभव हुआ सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों की मुस्तैद ड्यूटी। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय बरसात हो रही है, विजिबिलिटी कम रहती है, इसके बावजूद भी हमारे बहादुर जवानों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो कितने सतर्क और किस हद तक कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रामगढ़ सेक्टर में, जहां पर बीएसएफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरह की पहले भी पाकिस्तान कई किस्म के हथकंडे अपनाकर जम्मू कश्मीर में जो ड्रग की तस्करी है वो करने का प्रयास कर रहा है, और इसी का एक नमूना जो बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की घुसपैठ जो है वो कराई जाए, जिसमें अलर्ट बीएसएफ जवानों द्वारा एक घुसपैठी को मार गिराया है। जो तस्कर था, नशा लेके इस पार आ रहा था, उसको मार गिराया और उसके पास में से लगभग 4.5 किलो जो हीरोइन है, हाई ब्रांडेड हीरोइन जो बताई जा रही है, उसको रिकवर किया। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो पैकेट है जो उस तस्कर से बरामद किया गया, जिस तस्कर को बीएसएफ ने बॉर्डर पर मार गिराया। और इस तरह का जहर जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजने की कोशिश कर रहा है। लगातार ड्रग्स के इतने मामले जो है वो पिछले कई दिनों से सामने आ रहे, चाहे पंजाब की बात करो, कुपवारा की बात करो, एलओसी की बात करो, और कुछ पाकिस्तानी जो करेंसी है उस पाकिस्तान पहुंची अंजू से पाकिस्तान पुलिस ने पूछताछ की। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले के एसपी ने बयान दिया, प्यार में अंजू आई थी नसरुल्लाह से मिलने। अंजू की सुरक्षा के लिए पुलिस टीम घर पर लगाई गई है। 21 अगस्त से पहले भारत भेजने के लिए पाबंद किया है। स्थानीय थाना पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए भी पाबंद किया गया है। फेसबुक की दोस्ती है और फेसबुक पर ये पाकिस्तान आई है। सरदस इतना नहीं है, मजीद वो नसरुल्लाह और उसकी फैमिली आगे जाकर ये फैसला करेंगे कि ये मंगनी करती हैं या शादी करती हैं, ये उनका अपना घरेलू मामला है। जो अंजू नामी लड़की खातून जो है यहाँ पर आई है, वो कल हमने उसको रस्मी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया था, और उस इंटरव्यू के दरमियान हमने उनसे उनके कागजात उनके चेक किए। कागजात उनके पास बिल्कुल रेलेवेंट है। उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड 1 महीने के लिए उसके पास वीज़ा है, और अपर दीर में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में रिहाइश के लिए उसके पास 1 महीने की एनओसी है। उसकी प्रिवेसी का हमने ख्याल रखा, और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसकी सिक्योरिटी पर पुलिस कांस्टेबल मामूर किए हैं, जो उसकी सिक्योरिटी का बाकायदा ख्याल रखेंगे। वो फ्रेंडशिप आगे जाकर फिर दोस्ती में तब्दील हुई, और दोस्ती चलते चलते फिर प्यार में तब्दील हुई है। और इसने बाकायदा 2022 में उसके वीज़ा के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी इन इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी है कि इसको वीज़ा जारी किया जाए। और तो अंजू पाकिस्तान में है। आप सभी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर अंजू पाकिस्तान में कर क्या रही है, कहां पर है, किसके साथ रह रही है, क्या अंजू अब पाकिस्तान में ही रहेगी?
वहां अपने दोस्त नसरुल्ला से शादी करेगी या फिर भारत वापस लौट आएगी? इन सभी सवालों के जवाब खुद अंजू ने दिए हैं। अंजू ने भारत टू पाकिस्तान जाने का पूरा प्लान बताया है। न्यूज 18 संवाददाता ने अंजू से बात की और सीमा पार जाने का प्लान जाना। अंजू की पाक प्रेम कहानी। तुमने बुलाया, मैं पाकिस्तान चली आई। फेसबुक, दोस्ती, प्यार और पाकिस्तान। अंजू की पाकिस्तानी लव स्टोरी। मोहब्बत पे सरहद पार करते अंजू पाकिस्तान पहुंच गई हैं। फेसबुक पर पाकिस्तान के नसरुल्ला से परवान चढ़ी दोस्ती प्यार में बदली और अंजू ने सीमा लांघ दी। हालांकि पाकिस्तान की सीमा की तरह नहीं, बल्कि पूरे नियम कायदे के साथ अंजू पाकिस्तान गई। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या अंजू भी सीमा की तरह पाकिस्तान में ही रहेंगी? क्या अंजू नसरुल्लाह के इश्क में निकाह पढ़ेंगी या फिर अंजू वापस भारत लौटेंगी? न्यूज 18 के संवाददाता ने अंजू से बातचीत की और सभी सवालों का जवाब लिया। मैं वापस लौटूंगी। जब हमने अंजू से सवाल किया कि आप पाकिस्तान में कहां पर हो, आपका आने का क्या प्लान है, तो अंजू ने कहा वो जल्द ही भारत लौटेंगी। पाकिस्तान में अब कहां हो और कब तक आपका वापस आने का जो है वो क्या प्लान है? सर बहुत जल्दी आ रही हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं ऐसी जगह हूँ इसलिए आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ। अंजू से हमने जानना चाहा कि वह पाकिस्तान में कहां, किसके पास है, क्या कर रही हैं, लेकिन अंजू ज्यादा बोलने से बचती नजर आई। तो परिवार से लगातार संपर्क है आपका? यहाँ अभी बातचीत हो रही है आपकी? बस आ गई, थोड़ा रिस्क लेना भी चाहिए। मेरे यहाँ के तो है, उनके यहाँ आ गई, रुक गई। बातें हैं, बातों का क्या? अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी कि अंजू पाकिस्तान में अपने दोस्त नसरुल्लाह के साथ शादी करेंगी। इसके जवाब में अंजू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक सवाल उठ रहा है कि दोनों सगाई करने वाले हैं या शादी करने वाले हैं, क्या ये इन बातों में कितना वो है? ऐसा कुछ नहीं है, वो बात ये ना मैं फीमेल हूँ और सबको ही पता चला है, फेसबुक फ्रेंड है और उनके लिए इधर आई हो, तो फिर ये बात तो बनेगी ना सर। मीडिया वाले यहाँ तो आए नहीं, मेरे को देखा इधर की मीडिया में नहीं है ना, वो सिर्फ वैसे ही बोल रहे हैं। मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि मीडिया के हवाले से उधर से जो चीजें आ रही है, क्योंकि आप जो बताएंगी वो ही सच है। बता रही हूँ कि यही है जो मैं बोल रही हूँ, आप वो बात मानो, उससे बच जाएगी। वीजा लेकर पाकिस्तान गई अंजू जल्द भारत लौटने की बात कह रही है। साथ ही शादी को लेकर साफ साफ बोलने से बचती नजर आ रही हैं। फिलहाल सीमा हैदर और सचिन के बाद अंजू और नसरुल्लाह के लव एंगल की चर्चा है और सब जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा। और चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 युवकों के जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो चुके हैं। मृतक के परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता हुई। 5 दिनों में युवतियों को बरामद करने पर समझौता हुआ। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने पर भी सहमति बनी। और ये खबर चूरू के सादुलपुर से, शव मिलने से सनसनी। युवक युवती का कुंड में शव मिला, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची, परिजनों ने कानून कार्रवाई से इनकार किया। हमीरवास थाना क्षेत्र के बिंजीवास गांव का ये मामला है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं के साथ हुई बर्बरता और केंद्र की कथित निष्क्रियता को लेकर मिजोरम नागरिक समाज समूह ने आज आइजोल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन के नेता प्रोफेसर लालन लुआंगा ने कहा कि वो मणिपुर में जो जातीय लोगों पर हुए अत्याचारों की निंदा करने और उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को कहते हो
साहब, आज दिल्ली बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। सड़कों पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मैम, जिस तरीके से आप लोग आए हैं, प्ले कार्ड्स भी मैं देख रही हूँ कि केजरीवाल सरकार की विफलताओं के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? केजरीवाल सरकार हर पहलू पे फेल रही है दिल्ली सरकार में, और जब से वो निगम में आए हैं तब से भी निगम को उन्होंने इतना नीचे सफाई का कूड़े का स्तर गिरा दिया है कि आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। बाढ़ के समय हमने देखा कोई भी इंतजाम दिल्ली सरकार का नहीं था, न लोगों को मदद करने का था, न सीवर कैंप में ही कोई मदद मिली है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, जहाँ मिल रहा है वहाँ बहुत गंदा मिल रहा है। साथ ही कूड़े के ढेर पूरी दिल्ली में लग गए, और कर्मचारी चाहे वो डीटीसी के कर्मचारी हैं, चाहे वो एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनको कोई भी तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम जब से निगम के अंदर ये लोग आए हैं, अभी जैसा आपने कहा, क्योंकि जब हम निगम में थे, हमारी महापौर जी थी, तो लगातार ये रूटीन वर्क है, हर साल जो है डिसिल्टिंग होती थी। अब ये डिसिल्टिंग के नाम पे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत 16 जुलाई को जयपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आम सभा के माध्यम से इसकी शुरुआत की, जिसमें 9 मुद्दों को विशेष रूप से शामिल किया है। इसमें कुशासन है, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई लगातार स्थिति, भ्रष्टाचार की हालत चरम पर है, युवाओं को जिन वादों को किया था युवा निराश है, पूरी तरह से परेशान है, महिला सुरक्षा जर्जर हो चुकी है, देश में प्रथम स्थान पर आकर के खड़े हुए हम। किसान के नाते जिन वादों को पूरा किया तो उनको पूरा नहीं किया, दलित आदिवासियों के लगातार अपमान की स्थिति, और कहीं तुष्टीकरण पराकाष्ठा पर हुई है। इन 9 मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान का एक आंदोलन की शुरुआत की है। हम कह सकते हैं कि आज इन सब में, आज राजस्थान भ्रष्टाचार के नाते से ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आकर के खड़ा हुआ है। अपराध में हम चरम पर हैं। क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की इस रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री जी कई बार कहते हैं कि हमने सबकी एफआईआर दर्ज करने की छूट दी है, इस कारण से नंबर क्राइम का बढ़ा है और रिपोर्टेड केसेस का नंबर बढ़ा है। जबकि सच्चाई यह है कि कुछ दिन पहले अभी एक एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण करोड़ीलाल जी मीणा जो सांसद भी हैं, उनको थाने पर बैठना पड़ा, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जयपुर में कमिश्नरेट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोगों को धमकी दी गई, लोगों ने लगातार रिपोर्ट दर्ज की, और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी वो दंगाई घर पर पहुंच गए, माल निकाल के फेंक दिया, और उसके बाद भी पुलिस को कहने के बाद भी उनकी सुरक्षा के नाते कुछ नहीं हुए। ये जयपुर की राजधानी की हालत है। जयपुर राजस्थान में जगह जगह एफआईआर नहीं दर्ज होने के ऐसे असंख्य मामले हैं जिनको दर्ज नहीं होते। कोई कोर्ट के कहीं 156(3) का इस्तिगासा पेश करते हैं। तो एक तरह से क्राइम के नाते से हम प्रथम स्थान पर आकर के खड़े हुए हैं। अब हम चिरंजीवी योजना की बात करें, जिसको राजस्थान के समय पहले भामाशाह योजना थी, और भामाशाह को उन्होंने 2 साल तक बंद किया, चिरंजीवी लेकर के आए। चिरंजीवी में पहले भामाशाह में सरकार आम जनता से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेती थी। अब राजस्थान सरकार ने 850 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से जो चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कराता है उससे लेने की बात की। 850 अपने स्वयं के लगाते हैं, और उसके बाद भी इस पूरे आंकड़े को अगर हम देखें तो ध्यान में आता है कि हमारे यहाँ 1 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो एनएफएसए में रजिस्टर्ड हैं, और जो एनएफएसए में रजिस्टर्ड हैं उनको सारा पैसा आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है। बाकी कुछ आरजीएचएस में रजिस्टर्ड हैं, कुछ अलग अलग स्कीम्स में रजिस्टर्ड हैं। ऐसे राजस्थान सरकार के ऊपर जो हम केवल चिरंजीवी के नाम बात करें तो केवल कुछ लाख लोगों का ये दावा करने की बात करते हैं, और उनसे भी पैसे लेकर के। और चिरंजीवी की हालत किस प्रकार की है ये आप लोग अपने चैनल्स और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार, चाहे दवाई का मामला हो, जांच का मामला हो या फिर इलाज का मामला हो, तीनों में किस प्रकार की स्थिति चल रही है ये लगातार विषय सबके सामने आ रहे हैं। किसानों से वादा किया था कर्ज माफी का, कर्ज माफी नहीं हुई। उस मुगालते में किसान ने किस्तें जमा नहीं कराई, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी 19,000 से अधिक तो विधानसभा के पटल पर
सरकार ने स्वीकार किया कि जिनकी जमीनें कुर्क हुई, कई किसानों ने इसके कारण से आत्महत्या करने की स्थिति हुई। वास्तव में ये आंकड़ा देखें तो लगभग कोई 30-35 हजार से अधिक का ये आंकड़ा निकल करके जाता है। बाजरा राजस्थान में उत्तर भारत में सबसे अधिक पैदा होने वाला राज्य है। बार बार बाजरे की सरकार की समर्थन मूल्य पर खरीद की बात होती थी। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर राजस्थान सरकार बाजरे की खरीद की अपनी तरफ से सिफारिश भेजेगी तो हम अपनी तरफ से खरीद चालू करने को तैयार हैं। 2 सत्र निकल गए और दोनों सत्रों के भी अभी तक सरकार ने अपनी तरफ से सिफारिश नहीं भेजी। इस कारण राजस्थान का किसान जो समर्थन मूल्य के ऊपर 2200 में किसान बाजरा बाड़मेर के चौटन थाना क्षेत्र के चौटन में 2 दिन पहले महिला की आत्महत्या